शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक। नमस्ते दोस्तों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कक्षा 11 में आज हम रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं केमिस्ट्री के पार्ट 3 को देखेंगे, जो आपके पुस्तक का पहला चैप्टर है। वहीं फिजिक्स में भौतिक जगत, मात्रक और मापन का पार्ट 3 देखेंगे और इनके कुछ रोचक प्रश्न भी बनाएंगे। कक्षा 12 में केमिस्ट्री में ठोस अवस्था का भाग 3 और भाग 4 देखेंगे और फिजिक्स में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के पार्ट 4 को पढ़ेंगे। दोस्तों, आशा है आप सब कॉपी और कलम के साथ टीवी स्क्रीन के सामने होंगे और जरूरी बातों को नोट करते हुए जाएंगे। आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 3। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। सार्थक अंक का गणितीय संचालन, विमीय विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय, सार्थक अंक का गणितीय संचालन। सार्थक अंक के गणितीय संचालन को जानने से पहले क्या आप वैज्ञानिक संकेतन के बारे में जानते हैं? जैसा हमने पिछली वीडियो में जाना था, वैज्ञानिक संकेतन एक गणितीय अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग 1 और 10 के बीच दशमलव संख्या को 10 से गुणा करने के लिए किया जाता है, जिससे हम कम अंकों से बड़ी संख्या को लिख सकें। वैज्ञानिक संकेतन में सभी संख्याओं को हम घातीय यानी एक्सपोनेंशियल रूप में लिखते हैं, जैसे कि m × 10 की पावर n। इस तरीके से हम वैज्ञानिक संकेतन को दर्शाते हैं। यहाँ पर m एक वास्तविक संख्या है और n एक पूर्णांक। आइए अब बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन का योग करना और घटाने के बारे में। इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने एक संख्या ली जो है 6.26 × 10 की पावर -2। यह संख्या 0.0626 का वैज्ञानिक संकेतन है। और हमने एक और संख्या ली जो है 3.24 × 10 की पावर -3। यह संख्या 0.00324 का वैज्ञानिक संकेतन है। जब हमने इन दोनों संख्या को जोड़ा तो आंसर आया 6.58 × 10 की पावर -2। यह वैज्ञानिक संकेतन है 0.0658 का। उसी तरीके से जब हमने सेम नंबर को घटाया तो आंसर आया 5.93 × 10 की पावर -2। यह संख्या
0.0593 का वैज्ञानिक संकेतन है। आइए अब बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन का गुणा और भाग करना। हमने एक संख्या ली जो है 3.45 इंटू 10 की पावर -3। जब इस संख्या को हमने दूसरी संख्या से गुणा किया जो है 6.28 इंटू 10 की पावर -4, इनको गुणा कैसे करेंगे? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी 3.45 को पहले 6.28 से गुणा करेंगे और घातकों के नियमों के अनुसार या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अनुसार इनकी पावर्स जुड़ जाएंगी, यानी 10 की पावर -3 -4। तो आंसर आएगा 21.66 इंटू 10 की पावर -7, जिसे हम 2.16 इंटू 10 की पावर -6 भी लिखते हैं। इस तरीके से हमने वैज्ञानिक संकेतनों का गुणा करना सीखा। अगर हमने सेम नंबर का भाग किया, यानी 3.45 इंटू 10 की पावर -3 को 6.28 इंटू 10 की पावर -4 से भाग करेंगे। पहले दोनों संख्या भाग होंगी, यानी 3.45 को 6.28 से भाग करेंगे और एक्सपोनेंट के नियम के अनुसार इनकी पावर्स माइनस होंगी, यानी 10 की पावर -3 +4। तो आंसर आएगा 0.549 इंटू 10 की पावर +1, जिसे हम 5.49 भी लिखते हैं। इस तरीके से हमने वैज्ञानिक संकेतनों का भाग करना सीखा। आइए अब बात करते हैं सार्थक अंक के बारे में। जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जब किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो उसे शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का उपयोग होता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। आइए अब बात करते हैं सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना के बारे में। हमने एक संख्या ली जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी 21.11। दूसरी संख्या ली जो है 19.0। तीसरी संख्या ली जो है 1.023। यदि हमें इन तीनों संख्या को जोड़ना हो तो आंसर आएगा 41.133। अब हम अगर सार्थक अंक के नियमों को देखें तो दशमलव के बाद सबसे कम संख्या यानी 19.0 की है। 19.0 में एक ही सार्थक अंक है दशमलव के बाद, तो हम अपने उत्तर में भी दशमलव के बाद एक ही संख्या को लेंगे, यानी 41.133 को हम 41.1 ही लेंगे, यानी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक को लिया जाएगा। इस तरीके से हम सार्थक अंकों को जोड़ते हैं। यदि हमने एक संख्या ली जो है 21.11, 19.0, 1.023, यदि हम तीनों संख्या को घटाएं तो आंसर आएगा 1.087। सार्थक अंक के नियमों के अनुसार क्योंकि 19.0 में दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक है, तो हम अपने उत्तर में भी
दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक को लेंगे, यानी 1.087 को हम लिखेंगे 1.0, यानी दशमलव के बाद एक ही संख्या ली जाएगी और इस केस में हमने 0 लिया है। इस तरीके से हमने सार्थक अंक को घटाना सीखा। आइए अब सार्थक अंकों को गुणा करना और भाग करना सीखें। हमने एक संख्या ली जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 4.98 को हमने 3.8 से गुणा किया तो आंसर आया 18.924। क्योंकि सार्थक अंकों के नियमों के अनुसार 3.8 में दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक है, तो हम अपने उत्तर में भी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक लेंगे, यानी 18.924 को हम लिखेंगे 18.9। दशमलव के बाद हमने एक ही संख्या ली जो यहाँ पर है 9। इस तरीके से हमने सार्थक अंकों को गुणा करना सीखा। अब हम सीखते हैं सार्थक अंकों का भाग करना। हमने 4.98 को 3.8 से भाग किया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आंसर आया 1.310। सार्थक अंकों के नियमों के अनुसार 3.8 में दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक है, तो हम अपने उत्तर में भी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक को लेंगे, यानी 1.310 को हम 1.3 लिखेंगे। यहाँ दशमलव के बाद हमने एक ही सार्थक अंक को लिया जो है 3। इस तरीके से हमने सार्थक अंकों को गुणा और भाग करना सीखा। सार्थक अंकों के गणितीय संचालन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संख्याओं का सन्निकटन करना, यानी राउंडिंग ऑफ। आइए इसको जानें। संख्याओं का सन्निकटन वह विधि है जिससे किसी संख्या को सरल बनाया जाता है, लेकिन उसके मूल्य को उसके मूल संख्या के पास ही रखा जाता है। संख्याओं के सन्निकटन करने के कुछ नियम हैं। आइए एक एक करके इन नियमों को पढ़ें। पहला नियम यह कहता है कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हटाना हो 5 से अधिक हो, तो उससे पहले आने वाला अंक का मान 1 से अधिक कर दिया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। 2.987 एक संख्या है। इसमें हमें 7 को हटाना है और 7 5 से अधिक है, तो यह संख्या सन्निकटन या राउंड ऑफ होकर 2.99 बन जाएगी, यानी 8 को हमने 1 से बढ़ा दिया। दूसरा नियम यह कहता है कि यदि सबसे दाईं ओर का हटाए जाने वाला अंक 5 से कम हो, तो उससे पहले वाले अंक को बदला नहीं जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 4.984 एक संख्या है। इसमें 4 को हमें हटाना है। क्योंकि 4 5 से छोटा है, तो यह संख्या सन्निकटन होकर 4.99 नहीं बनेगी। तीसरा नियम यह कहता है कि सबसे दाईं ओर हटाए जाने वाला अंक 5 ही हो और 5 से पहले वाली संख्या अगर सम संख्या यानी इवन नंबर हो, तो उस स्थिति में वह संख्या बदली नहीं जाएगी। परंतु अगर 5 से पहले वाली संख्या एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो, तो वह संख्या 1 से बढ़ा दिया जाएगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण को देखते हैं। 6.55 एक संख्या है।
इसमें 5 से पहले वाली संख्या एक विषम संख्या है, तो 6.55 सन्निकटन या राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 6.6। लेकिन अगर हमने दूसरी संख्या ली जो है 7.25, इसमें 5 से पहले वाली संख्या एक सम संख्या यानी इवन नंबर है, तो यह संख्या सन्निकटन होकर बन जाएगी 7.2। आइए अब अपने आखिरी विषय पे चले, जो है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण एक सांकल्पिक औजार है जिसका बहुत जगह पर उपयोग होता है। यह वहां उपयोगी होता है जहां एक तरह की भौतिक राशियां किसी घटना के परिणाम के लिए जिम्मेदार हो। इस विधि को हम गुणक लेबल विधि यानी फैक्टर लेबल मेथड या इकाई गुणक विधि या यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। इस विधि को अच्छे से समझने के लिए आइए स्क्रीन पे दिए गए प्रश्न को सुलझाते हैं। क्या आप बता सकते हैं 5 दिन में कितने सेकंड होते हैं? जैसा हम जानते हैं, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटों में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 5 दिनों में सेकंड्स को निकालने के लिए हम विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको सुलझाने के बाद आंसर आया 4,32,000 सेकंड, यानी 5 दिनों में 4,32,000 सेकंड होते हैं। इस तरीके से हम विमीय विश्लेषण का उपयोग करके कई प्रश्नों को सुलझाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने सार्थक अंक का गणितीय संचालन के बारे में जाना, हमने विमीय विश्लेषण के बारे में भी जाना। तो अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगली वीडियो में हम रासायनिक संयोजन के नियमों को जानेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय मात्रक एवं मापन भाग 3। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन तथा फिर हम पढ़ेंगे सार्थक अंक। तो शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं निरपेक्ष त्रुटि पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। यह एक भौतिक मात्रा का माप है जो व्यष्टिगत मतलब मेजर्ड और वास्तविक मतलब रियल के अलग अलग मान के बीच अंतर का परिमाण है। यदि किसी भौतिक राशि को n बार मापा जाए और यदि उसके मान a1, a2,
A3 एंड सो ऑन हैं, तो उस राशि का अंकगणितीय औसत होता है AM बराबर 1/n सबमिशन ऑफ AI, जिसकी लिमिट होती है 1 से लेकर n तक। यहाँ पर AM है औसत मान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और निरपेक्ष त्रुटि को देखते हैं। हमारे प्रथम मापन में निरपेक्ष त्रुटि इस प्रकार होगी, जिसे हमने लिखा है डेल्टा A1 बराबर AM माइनस A1, जहां पर AM औसत मान है। इसी प्रकार द्वितीय मापन में त्रुटि होगी डेल्टा A2 बराबर AM माइनस A2, और इसी तरह तृतीय मान में त्रुटि होगी डेल्टा A3 बराबर AM माइनस A3। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और त्रुटियों का संयोजन पढ़ते हैं। इसमें हम 5 प्रकार से त्रुटि पढ़ेंगे, जिसमें पहला है संकलन की त्रुटि, दूसरा है व्यवकलन की त्रुटि, तीसरा है गुणनफल की त्रुटि, चौथा है भागफल की त्रुटि, तथा 5वें नंबर पर है मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि। चलिए आगे चलते हैं और संकलन की त्रुटि से शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक चर राशि डिफाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं x, और यदि x बराबर a प्लस b है, जहां a और b दो अन्य चर राशि हैं, और कुछ अन्य चर राशियां इस प्रकार हैं, जहां डेल्टा a है a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b है b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x है x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो इसके लिए x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। चलिए आगे बढ़ते हैं और व्यवकलन की त्रुटि को समझते हैं। इसे समझने के लिए भी हम फिर से एक चर राशि को डिफाइन करते हैं, जो हम लिखते हैं x बराबर a माइनस b, और यहां पर हम कुछ और चर राशियां डिफाइन करते हैं, जो है डेल्टा a बराबर a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b बराबर b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x बराबर x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो यहां पर x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुणनफल की त्रुटि पर नजर डालते हैं। इसके लिए भी हम चर राशि डिफाइन करते हैं, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, जहां x बराबर a गुणा b है, और कुछ और राशियां इस प्रकार हैं, जहां डेल्टा a है a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b है b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x है x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो यहां पर x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x बराबर प्लस माइनस x इंटू डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे b। और इसी तरह हम आगे चलते हैं और भागफल की त्रुटि पर नजर डालते हैं। इसके लिए भी हम एक चर राशि डिफाइन करते हैं, जिसको हम इस तरह लिखते हैं,
जहां x बराबर है a बटे b के। और कुछ अन्य चर राशियां इस प्रकार हैं, जहां डेल्टा a है a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b है b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x है x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो यहां पर x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x बराबर प्लस माइनस x गुणा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। चलिए अब आगे देखते हैं मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि। इसके लिए हमने एक चर राशि डिफाइन की है x बराबर a स्क्वायर, जिसको हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं a गुणा a। और यहां पर डेल्टा a होगा a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x होगा x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। और यहां पर x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि का मान होगा डेल्टा x बराबर प्लस माइनस 2x गुणा डेल्टा a बटे a। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सार्थक अंक पर नजर डालते हैं। सार्थक अंक को इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। लिखित मापित मान के कुल विश्वसनीय तथा अविश्वसनीय अंकों के योग को सार्थक अंक कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण हमने लिया है समय का, जिसे लिखा गया है t बराबर 256.47 सेकेंड। अब यहां पर संख्या 2, 5, 6 तथा 4 विश्वसनीय अंक हैं, तथा संख्या 7 अविश्वसनीय अंक है। और इसीलिए यहां पर कुल विश्वसनीय अंक हो गए 2, 5, 6, 4, मतलब कुल 4 अंक, तथा अविश्वसनीय अंक हो गया 7, यानी कुल 1 अंक। तो यहां पर कुल सार्थक अंक हो जाएंगे 4 + 1 मतलब 5 अंक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम पर नजर डालते हैं, जो कि इस प्रकार है। नियम 1, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। शून्येतर का अर्थ है नॉन जीरो। चलिए इसे उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण में x का मान है 359, जिसमें कुल सार्थक अंक होंगे 3, क्योंकि इसमें सभी अंक शून्येतर हैं। चलिए आगे चलते हैं और नियम 2 पर ध्यान देते हैं, जिसके अनुसार यदि किसी संख्या में दशमलव है तो दशमलव की स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं 2 शून्येतर अंकों के बीच के सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है x बराबर 22.0039। तो यहां पर कुल सार्थक अंक होंगे 6। चलिए आगे चलते हैं और नियम 3 पर ध्यान देते हैं, जिसके अनुसार यदि कोई संख्या 1 से छोटी है और वह दशमलव बिंदु से दाईं तरफ है, तो प्रथम शून्य के बाईं ओर के अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। चलिए इसके लिए भी हम एक उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण है x बराबर 0.0039। तो यहां पर कुल सार्थक अंक हो जाएंगे 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और नियम 4 पर ध्यान देते हैं। इसके अनुसार ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु नहीं होता, उनके शुरू के तथा अंतिम के शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है 0920000। इस पूरी संख्या में कुल सार्थक अंक होंगे 2। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पढ़ा त्रुटि विश्लेषण। उसके बाद हमने जाना सार्थक अंकों के नियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे भौतिक राशियों की विमाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम ठोस अवस्था का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं कि हम आज किस किस विषय पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम संकुलन क्षमता के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ठोसों में अपूर्णताएं पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संकुलन क्षमता से। कोई भी एक एकक कोष्ठिका में परमाणु लगे होते हैं। हमने 3 तरह की एकक कोष्ठिका के बारे में बात करी। तो उन एकक कोष्ठिकाओं में कुछ परमाणु लगे हुए थे। हर किसी का अलग अलग संख्या थी परमाणुओं की। जैसे आपके सामने जो चित्र है, उस चित्र में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ जगह परमाणु लगे हुए हैं, कुछ जगह अंदर घनीय के परमाणुओं से घिरी हुई है और कुछ जगह जो है खाली है। तो संकुलन क्षमता परमाणुओं के कब्जे वाले कुल स्थान का प्रतिशत होता है। जैसे आप सामने देख सकते हैं, एक एकक कोष्ठिका है। उस एकक कोष्ठिका में कुछ परमाणु लगे हुए हैं। तो उस एकक कोष्ठिका के अंदर का जो क्षेत्र है, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ स्थान परमाणुओं से घिरा हुआ है और कुछ स्थान खाली है। तो संकुलन क्षमता परमाणुओं के कब्जे वाले कुल स्थान का प्रतिशत होता है। अब बात करते हैं एकक कोष्ठिकाओं में संकुलन क्षमता के बारे में। जो सरल एकक कोष्ठिका होती है, उसकी संकुलन क्षमता 52.36% होती है। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता 68% होती है। वहीं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता 74% होती है। ये सारी संकुलन क्षमताएं मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप याद कर लें। ये हो सकता है कि आपके जो इम्तिहान होंगे उसमें पूछी जाए। अब बात करते हैं ठोसों में अपूर्णताएं। देखिए, इस संसार में कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, कोई भी चीज पूरी तरह से सही नहीं है। हर चीज में कोई ना कोई कमियां हैं, कोई ना कोई खामियां हैं। ऐसे ही ठोसों में भी कुछ कमियां होती हैं जिन्हें हम अपूर्णताएं कहते हैं। तो जो ठोसों में अपूर्णताएं होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। पहला जो प्रकार है वो है बिंदु दोष
और दूसरा जो प्रकार है वो है रेखीय दोष। बिंदु दोष हमेशा बिंदुओं में मौजूद होता है, वो किसी भी एक बिंदु में मौजूद हो सकता है, जहां की रेखीय दोष हमेशा एक पूरी रेखा में मौजूद होता है। तो ये दो तरह के दोष हैं। हम बात करते हैं बिंदु दोष के प्रकारों के बारे में। तो बिंदु दोष के कुछ प्रकार होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले होते हैं स्टोचियोमेट्रिक दोष, दूसरा होता है अशुद्धता दोष, फिर उसके बाद आता है नॉन स्टोचियोमेट्रिक दोष। अब बात करते हैं स्टोचियोमेट्रिक दोष की। स्टोचियोमेट्रिक दोष कई प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है वो है रिक्तिका दोष, दूसरा प्रकार जो है वो होता है अंतराकाशी दोष, तीसरा फ्रैंकल दोष और चौथा शॉटकी दोष। शुरू करते हैं रिक्तिका और अंतरकाशी दोष से। अभी जो आपके सामने चित्र आया है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा ये एक ढांचा है किसी एक ठोस का, इसमें से एक परमाणु गायब है। इसे कहते हैं हम रिक्तिका दोष। जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है कि रिक्तिका दोष में कुछ रिक्ति छूट जाती है, कुछ रिक्ति रह जाती है, तो इसीलिए उसका नाम रिक्तिका दोष कहा जाता है। उसके बाद अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में होता क्या है कि बाहर से कोई परमाणु आके या अंदर का ही एक परमाणु किसी दो परमाणुओं के बीच जो छोटी सी रिक्ति रह जाती है उसके बीच में घुस जाता है, उसे कहते हैं अंतराकाशी दोष। तो ये रिक्तिका और अंतराकाशी दोष है। अब बात करते हैं फ्रैंकल दोष की। फ्रैंकल दोष जो है वो आयनिक ठोसों में मौजूद होता है। फ्रैंकल दोष में होता क्या है, एक ठोस के अंदर का ही एक परमाणु अपनी जगह छोड़ देता है और वो दो परमाणुओं के बीच में जो छोटी सी एक रिक्ति छूट जाती है उसके बीच में जाके घुस जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रैंकल दोष में रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष दोनों ही दिख रहे हैं। इससे एक और बात देखी जा सकती है कि यह दोष ठोस के घनत्व को नहीं बदलता, क्योंकि अंदर से ही एक परमाणु एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। बाहर से ना कोई परमाणु आ रहा है, ना अंदर से कोई परमाणु बाहर जा रहा है, तो यह ठोस के घनत्व को नहीं बदलता। यह दोष उन ठोस पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार के बीच बड़ा अंतर होता है। यह एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बात करते हैं शॉटकी दोष की। शॉटकी दोष क्या होता है? सबसे पहली चीज, यह आयनिक ठोस द्वारा दिखाया जाता है। शॉटकी दोष में होता क्या है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि रिक्ति पैदा होती है और दोष उत्पन्न होता है। इस दोष में एक ठोस का घनत्व घटता है। आप देख सकते हैं जैसे कि धनायन और ऋणायन गायब हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारा ठोस होता है उसका घनत्व कम हो जाता है। तो यह शॉटकी दोष है। अब बात करते हैं अशुद्धता दोष के बारे में। तो अशुद्धता दोष क्या होता है, जैसा कि आपको नाम बता रहा है, इसमें कुछ अशुद्धता आ जाती है हमारे ठोस में। जो अशुद्धता दोष होता है यह ठोस की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। इसमें विद्युत उदासीनता नहीं बदलती है। अब ये कैसे पैदा होता है, जैसे कि आप अपने सामने देख रहे हैं NaCl क्रिस्टल का चित्र। अब इसमें क्या हुआ, दो जगह से Na+ अपने स्थान को छोड़ के हट गया। अब जब दो NaCl हट गए तो जो हमारा ठोस है उसमें 2+ चार्ज आ गया। अब 2+ आने के कारण क्या हुआ, जो Sr2+ है उसने एक स्थान में कब्जा कर लिया। अब Sr2+ जैसे ही हमारे ठोस में घुसा तो उससे क्या हुआ, जो हमारा ठोस है उसमें जो चार्ज था वो चार्ज हट गया। तो इस कारण जो है अशुद्धता दोष पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो है हमारा Na+ वो गायब है। यहाँ पर अशुद्धता दोष के कारण जो ठोस है उसका घनत्व कम हुआ। क्यों कम हुआ, क्योंकि जो हमारा Na+ है वो अब हमारे ठोस में मौजूद नहीं है। तो यह था अशुद्धता दोष। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं हमने इस वीडियो में क्या सीखा।
सबसे पहले हमने संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ठोसों में अपूर्णताएं पढ़ी। मैं आप लोगों को ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी भाग 1 से ये सब चीज़ें दोबारा से पढ़ लीजिए और अगली कक्षा में दोबारा से चीज़ें पढ़ के आइएगा, तभी आपको जो है चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इन सब विषयों पर कुछ सवाल भी कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे और चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम ठोस अवस्था का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि हम आज के इस वीडियो में कौन कौन से विषयों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम धातु आधिक्य दोष के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं धातु आधिक्य दोष से। अभी जो आपके सामने चित्र आया है वो NaCl ठोस का चित्र है। NaCl ठोस Na+ और Cl- से मिलके बना होता है। अब होता क्या है, एक जगह से Cl- गायब हो जाता है। Cl- के बाहर निकलने की वजह से उस जगह में एक इलेक्ट्रॉन कब्जा कर लेता है। जब वो इलेक्ट्रॉन कब्जा कर लेता है तो उस जगह को जहां पर वो इलेक्ट्रॉन होता है उसे F सेंटर कहा जाता है। F सेंटर जो होता है वो ठोस को रंग प्रदान करता है। तो यह होता है धातु आधिक्य दोष। अब बात करते हैं ठोस के विद्युतीय गुण। अगर हम विद्युतीय गुणों के हिसाब से ठोसों का वर्गीकरण करें तो ठोस 3 प्रकार के होते हैं: चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। चालक वो ठोस होते हैं जो अपने में से विद्युत को आराम से जाने देते हैं। विद्युत रोधी वो होते हैं जो विद्युत का विरोध करते हैं, उनमें से विद्युत नहीं जा पाती। और अर्धचालक वह ठोस होते हैं जिनमें से विद्युत किसी किसी अवस्था में जा पाती है और किसी अवस्था में वो विद्युत का विरोध करते हैं। अब बात करते हैं ठोस पदार्थों में विद्युत का प्रवाह। इसको हम बैंड डायग्राम से समझते हैं। बैंड डायग्राम में क्या होता है, 2 तरह के बैंड होते हैं। एक होता है रिक्ति बैंड और एक होता है संयोजक बैंड। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो नीले रंग में बैंड है उसे रिक्ति बैंड कहते हैं और जो सफेद रंग में बैंड है उसे संयोजक बैंड कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिक्ति बैंड में मौजूद होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि विद्युत का प्रवाह हो तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन को रिक्ति बैंड से संयोजक बैंड में डालना होगा। यह तभी मुमकिन है जब दोनों बैंडों के बीच का जो अंतराल है वो लघु हो या फिर वो हो ही ना। तो धातु के केस में क्या होता है, जो रिक्ति बैंड होता है और जो संयोजक बैंड होता है वो एक दूसरे के ऊपर समा जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, विद्युत के प्रवाह में कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता। और वहीं अगर हम बात करें अचालक की, तो अचालक के केस में क्या होता है, रिक्ति बैंड और संयोजक बैंड के बीच में जो अंतराल होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस अंतर को लांघ नहीं पाता और उसमें से चालन नहीं हो पाता। तो अब बात करते हैं अर्धचालक की। तो अर्धचालक के केस में क्या होता है, जो रिक्ति बैंड होता है और जो संयोजक बैंड होता है उसमें जो अंतर होता है वो लघु होता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किसी किसी अवस्था में उस अंतराल को लांघ पाता है और किसी किसी अवस्था में उस अंतराल को नहीं लांघ पाता। इसीलिए अर्धचालक के केस में विद्युत का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये था एनर्जी बैंड डायग्राम। अब बात करते हैं परिभाषाओं की। कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आपको थोड़ा ध्यान देना होगा।
थोड़ी महत्वपूर्ण हैं वो परीक्षा के उद्देश्य से। पहली परिभाषा है अपमिश्रण। इस प्रक्रिया में चालकता बढ़ाने के लिए ठोस में उचित अशुद्धि मिलाई जाती है। वैसे तो हमने बचपन से ये सीखा है कि अशुद्धि को नहीं मिलाना चाहिए किसी भी चीज में, क्योंकि चीजें शुद्ध ही सही रहती हैं। लेकिन ठोसों के केस में ऐसा नहीं होता। ठोसों के केस में हम उचित मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं। इसका कारण ये है कि अशुद्धि मिलाने से ठोसों की चालकता बढ़ती है। तो यह अपमिश्रण की परिभाषा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों की। ये अशुद्धियां वो होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। इन अशुद्धियों में कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जैसा इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में मौजूद होता था, इन अशुद्धियों में इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों को अंग्रेजी में एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों को अंग्रेजी में पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब बात करते हैं ठोसों के चुंबकीय गुणों की। सबसे पहले बात करते हैं अनुचुंबकत्व पदार्थों की। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अगर हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वो क्षेत्र इन पदार्थों को अपनी तरफ दुर्बल रूप से आकर्षित करेगा। फिर आते हैं प्रतिचुंबकत्व पदार्थ। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रतिचुंबकत्व पदार्थों को अपने आप से दूर भेजने की कोशिश करता है। फिर आते हैं लोह चुंबकत्व पदार्थ। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं। मतलब अगर हम इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र इन्हें प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करेगा। लोह चुंबकत्व पदार्थों का सबसे अच्छा उदाहरण है लोहा और कोबाल्ट और निकल। अब बात करते हैं प्रतिलोह चुंबकत्व पदार्थों की। इन पदार्थों में डोमेन जो होते हैं वह एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। तो यह थे ठोसों के चुंबकीय गुण। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं हमने आज की इस वीडियो में कौन कौन सी चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने धातु आदिक के दोषों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी और एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी भाग 1 से ये सारी चीजें एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा और इस अध्याय के सारे प्रश्न एक बार हल कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, अभी तक हम चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 3 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका चौथा भाग समझेंगे और इस चौथे पार्ट में हम जो विषय समझेंगे वो है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में कूलॉम नियम को समझा था, जिससे हम किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को माप सकते हैं। अब जैसे यहाँ आवेश Q दूसरे आवेश Q पर बल लगा रहा है, जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r⁴ लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये भी उठता है कि इस आवेश Q की अनुपस्थिति में भी क्या ये आवेश Q इसी तरह बल लगाता रहेगा? तो हाँ दोस्तों, ये आवेश Q ठीक इसी तरह बल लगाता रहता है। बस हमें इसकी उपस्थिति तभी अनुभव होती है जब कोई अन्य आवेश इसके आसपास आ जाए और ये बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r⁴। लेकिन दोस्तों, ये बल अनंत दूरी तक अनुभव नहीं किया जा सकता। ये एक निश्चित दूरी तक ही अनुभव किया जा सकता है
और इसी क्षेत्र जिसमें ये बल अनुभव हो कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। और ये बराबर होता है आवेश Q की वजह से किसी इकाई आवेश पर लगने वाले बल के बराबर, यानी F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r⁴ के। यानी हम लिख सकते हैं कि E बराबर होता है F/Q, जो बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r⁴। किसी धनावेश Q की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r⁴ के। और ये आवेश इकाई आवेश को अपने से दूर धकेलता है, यानी इस क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह से होगी। वहीं किसी ऋणात्मक आवेश Q की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र होगा ऋणात्मक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r⁴। और यहाँ ये ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है आवेश की वजह से इकाई आवेश पर लगने वाले खिंचाव को, यानी अब क्षेत्र की दिशा पहले के विपरीत यानी कुछ इस तरह से होगी। इसके अलावा दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की इकाई होती है न्यूटन प्रति कूलाम। आइए अब बात करते हैं अलग अलग आकार वाले आवेशित वस्तुओं की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की। तो दोस्तों किसी आवेशित चादर की वजह से वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से होगा, यानी क्षेत्र की दिशा चादर के लंबवत होगी। जबकि किसी तार जो बेलनाकार आकृति का होता है उसमें भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बेलन के वक्र पृष्ठ के सतह के लंबवत होगी। और अगर किसी आवेशित गोले से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वो बाहर या अंदर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है। आइए अब समझते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को। दोस्तों हमने किसी आवेश की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र को समझा, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r⁴। लेकिन दोस्तों वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, यानी परिमाण के साथ साथ इसकी एक दिशा भी होती है। अब जैसे यहाँ इस आवेश की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होगी। इसके अलावा क्योंकि ये क्षेत्र r⁴ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए जैसे जैसे इस आवेश से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्षेत्र की तीव्रता कम होने लगेगी। इसीलिए हम क्षेत्र के सदिशों को बनाएं तो वो आवेश के पास लंबे यानी ज्यादा तीव्र और आवेश से दूर छोटे यानी कम तीव्र होंगे। और इन्हीं दिशा सदिशों को मिलाकर बनने वाली रेखाएं कहलाती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। दोस्तों किसी धनावेश की वजह से जो क्षेत्र रेखाएं बनती हैं उनकी दिशा बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है, जबकि किसी ऋणावेश की वजह से बनने वाली क्षेत्र रेखाओं की दिशा अंदर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है। अगर हम दो समान आवेश को आसपास रखें तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर जाती हैं, कुछ इस तरह से। जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे की तरफ मुड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण भी होते हैं जो कुछ इस तरह से हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ कर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त ये रेखाएं कभी नहीं टूटती, दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और अंत में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो के टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। आइए आज के इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड एक उदाहरण समझते हैं। 5 माइक्रोकूलम के एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर एक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभवी वैद्युत क्षेत्र के परिमाण की गणना करें। बिंदु आवेश द्वारा निर्मित वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी बताएं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें दिया गया है
कि आवेश 5 माइक्रोकूलम से 1 मीटर की दूरी पर है कोई परीक्षण आवेश, यानी यहाँ इस केस में Q होगा 5 माइक्रो यानी 5 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 6 कूलम और R है 1 मीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र का परिमाण मापने का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2। तो यहाँ पर Q और R का मान रखने और सॉल्व करने पर E आता है 45,000 न्यूटन। और दोस्तों, क्योंकि यह आवेश Q एक धनावेश है और जैसा कि हम जानते ही हैं कि किसी धनावेश की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है, यानी यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को, जिसमें हमने देखा कि किसी धनावेश की वजह से क्षेत्र रेखाओं की दिशा बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है, जबकि किसी ऋणावेश की वजह से दिशा होती है अंदर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय। हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे इसी चैप्टर के आगे के कुछ टॉपिक्स, जो हैं वैद्युत फ्लक्स, गाउस नियम और गाउस नियम के कुछ अनुप्रयोग। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो दोस्तों, आशा है आज का एपिसोड आपको बेहद रोचक लगा होगा और अपने प्रश्नों को भी खूब बनाया होगा। आइए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। कक्षा 11 में हमने रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं केमिस्ट्री का पार्ट 3 पढ़ा और फिजिक्स में भौतिक जगत और मात्रक और मापन का पार्ट 3 पढ़ा। कक्षा 12 में केमिस्ट्री में ठोस अवस्था के भाग 3 और भाग 4 को पढ़ा और फिजिक्स में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के पार्ट 4 को पढ़ा। दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से इन चैप्टरों को आप जरूर पढ़ लें और इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं पुस्तक में उसको भी जरूर बनाएं। एक जरूरी सूचना, आज के दिखाए गए एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पे भी होगा। शिक्षा दर्शन डीडी राजस्थान YouTube पे सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com।